लिविंग वर्ल्ड पार्ट 1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, लिविंग वर्ल्ड, इसमें एनसीईआरटी जो है हमसे सबसे पहले ये पूछता है कि व्हाट इज़ लाइफ, कि लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। अब फिर आगे एनसीईआरटी कहता है कि इसी क्वेश्चन के अंदर दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला जो है एक टेक्निकल सवाल है कि व्हाट इज़ लिविंग एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग, कि लिविंग क्या होता है नॉन लिविंग के कंपैरिजन में। दूसरा जो है ना थोड़ा सा पोइट्री वाला फिलोसफिकल सवाल है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक, अब क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो हम जो है साइंस पढ़ते हैं, तो हम साइंस जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसी का जवाब देंगे। ठीक, फिर आगे देखो, एनसीईआरटी कहता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ना कुछ फीचर्स आते हैं या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठंडा है, गर्म है, बारिश हो रही है, उसको सेंस करने की एबिलिटी, और जो उनके अंदर बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो अपने आप को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी। तो ये सारे फीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं। इसी में से जो है ना एक फ़ीचर है ग्रोथ। तो पहला एक ग्रोथ फीचर है जो हम पढ़ेंगे। पहला फीचर, एनसीईआरटी कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ की फिर वो आगे डेफिनेशन बताता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब मास का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है। ठीक, फिर एनसीईआरटी आगे लिखता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ग्रोथ शो करते हैं सेल डिवीज़न के द्वारा, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं सेल डिवीज़न के द्वारा। ठीक है, अब आगे ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये कह रहा है कि जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, हायर एनिमल्स मतलब जो ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, लॉयन, कैट वगैरह, और हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अब ये बात यहाँ बताने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जो अगला फीचर है ना इसका रिप्रोडक्शन, वहाँ पे एक लाइन लिखी है कि रिप्रोडक्शन इज़ ग्रोथ इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, देखो वो एक सेल का बना होता है, तो उसमें सेल डिवीज़न हुआ तो एक सेल से दो सेल बन गए। अब एक सेल से दो सेल बन गया तो उसका जो है नंबर इंक्रीज़ हो गया, नंबर इंक्रीज़ हो गया यानी ग्रोथ हो गई, तो उसका जो है ना रिप्रोडक्शन के साथ साथ ग्रोथ भी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एक ही इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन बींग्स हो गए, लॉयन, कैट वगैरह, जो प्लांट्स हो गए एंजियोस्पर्म्स जैसे, उनके अंदर ये सेम नहीं होता है, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ठीक, अब एनसीईआरटी कहता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपके पहाड़ हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड के टीले हो गए, ये भी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सरफेस होता है ना उसके ऊपर जो मटेरियल है वो इकट्ठा होता जाता है, जैसे रेत है, मिट्टी है, वो इकट्ठा होता जाता है। यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रोथ की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि मास का इंक्रीज़ होना ग्रोथ है। ठीक, तो यहाँ पे इनका मास बढ़ रहा है तो ये भी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनकी जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड से होती है, बाहर से होती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि मटेरियल जो उनके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से होती है। लेकिन जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसके अंदर ग्रोथ अंदर से होती है, कि बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसके अंदर सेल डिवीज़न होता है और कई सारे सेल बनते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे मेन लाइन लिखी है रेड में कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब देखो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करे, हम समझ जाए अच्छा इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, वो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे पहचानते हैं, तो जिस प्रॉपर्टी या जिस कैरेक्टरिस्टिक या जिस फीचर के कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक है, जिसको सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करे। जैसे यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ तो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी हो रही है और नॉन लिविंग की भी, अभी हमने ऊपर देखा। तो ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसका एक्सेप्शन आ गया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक, ये सिर्फ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक, अगला जो फीचर आता है या कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है रिप्रोडक्शन।
एनसीईआरटी कहता है कि ये भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर आगे ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, कि प्रोजेनी जो होती है या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन या जो ऑफस्प्रिंग होती है उसके प्रोडक्शन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, जिनके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन जो बनी, जो पैदा हुई या फिर जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न हुआ, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे, या तो कम मिलते होंगे या ज़्यादा मिलते होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन तो पता होगा दो टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं कई सारे। जैसे फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होती है ए सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, इसमें जो है ना एक बड बनती है और वही जो है नया इंडिविजुअल जो है बन जाती है फिर आगे जा करके। ट्रू रीजनरेशन होती है प्लानेरिया में। प्लानेरिया का कोई भी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है या कट जाता है तो उसका वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है। ठीक, चौथा जैसे फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी मतलब जो धागे शेप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की एल्गी होती है उसको बोलते हैं। और मोजेस की जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है, ठीक है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया या अमीबा, इसमें रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिमस होती है ग्रोथ के साथ। जैसे एक बार फिर से बता देते हैं कि जैसे अमीबा है जो सिंगल सेल का बना होता है, उसने डिवाइड किया, अब 2 अमीबा बन गए। अब देखो नंबर इंक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ हो गया, तो यानी ग्रोथ हो गई, क्योंकि ग्रोथ की यही डेफिनेशन थी। ठीक है, कि मास बढ़ना या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ना, ग्रोथ हो गई और ग्रोथ के साथ साथ इनका रिप्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। There are many organisms which do not reproduce like mules, sterile worker bees, infertile human couples। अब देखो यहाँ रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं कि जैसे म्यूज जो होता है और वर्कर बीज जो होती हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और ह्यूमंस जैसे हो गए इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक्सेप्शन आ रहा है तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक, अगली हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखेंगे या अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी एनसीईआरटी कहती है कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लाइफ का। ठीक, यहाँ पे फिर इसकी डेफिनेशन बताई जाती है कि मेटाबॉलिज्म असल में होता क्या है। तो देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केमिकल्स के बने होते हैं। ठीक, और ये जो केमिकल्स होते हैं वो लगातार हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरे पॉइंट में कहता है कि ये जो कन्वर्जन्स हो रही है, मतलब एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इनको ही क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। देखो कि द कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड थाउजेंड्स ऑफ विच ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ये जो कन्वर्जन्स होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या फिर इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हैं, और ऐसी कई हज़ारों जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस लगातार साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। ठीक, आगे बोलता है कि सारे प्लांट और एनिमल या फिर फंजाई या माइक्रोब, इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। सब प्लांट के अंदर, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब, इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, फिर आगे बोलता है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसका मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की सेकंड डेफिनेशन आ गई है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको सबको मिलाकर अगर हम बोलना चाहें तो उसको एक वर्ड दे सकते हैं, वो है मेटाबॉलिज्म। कि हमारी बॉडी की सारी टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक, आगे देखेंगे 7 पॉइंट में कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम। कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, ये सब ये जो है ना हम बॉडी के बाहर भी किसी सेल फ्री सिस्टम में जैसे टेस्ट ट्यूब में उसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ जो है ना, जैसे ये ब्लैक कलर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ब्लैक कलर में अगले कुछ पॉइंट्स लिखे हैं 8 और 9। ठीक, तो ये इस वजह से लिखे हैं क्योंकि एकदम समझ में नहीं आते हैं, कोशिश करेंगे। इसके आगे फिर सिंपल टर्म्स में इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। देखो, आइसोलेटेड मतलब अकेली, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के बाहर की गई है, ठीक है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक, वो ना ही लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है। उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बात करें, ध्यान से देखना। जैसे डाइजेस्ट, जैसे कोई जो है ना प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, तो ये वाली रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमने टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन ले लिया, पेप्सिन डाल लिया, एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब ये जो टेस्ट ट्यूब में हमने जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाई, ये जो है ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ठीक, 9 पॉइंट भी देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। देखो, अब ये कह रहे हैं कि जो अकेली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन विट्रो, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर जो कराई जा रही हैं, वो लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, जो रिएक्शन है वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। लिविंग रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि वो जो है हो रही हैं, परफॉर्म की जा रही हैं, लेकिन वो कोई लिविंग चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पे इसका जो है एक्सप्लेनेशन सिंपल टर्म्स में लिखा है। देखो कि साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाली रिएक्शन है उनको कॉपी कर सकते हैं और उन्हें लैब में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उस रिएक्शंस को। लेकिन वो जो रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही हैं वो उस टेस्ट ट्यूब को ज़िंदा नहीं कर देंगी। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रिएक्शंस है वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, मतलब वो हो रही हैं, लेकिन अगर किसी टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब को कोई ज़िंदा नहीं कर देंगे, अलाइव नहीं कर देंगे। देखो, साइंटिस्ट कैन कॉपी सम ऑफ दीज रिएक्शंस इन अ लैब लाइक इन अ टेस्ट ट्यूब बट दैट डजंट मेक द टेस्ट ट्यूब अलाइव। वो लिविंग रिएक्शन उस टेस्ट ट्यूब को अलाइव नहीं कर देगी, ज़िंदा नहीं कर देगी। ठीक, इट इज़ जस्ट अ केमिकल प्रोसेस, ये सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है मेटाबॉलिज्म का, इसी वजह से ये डिफाइनिंग फीचर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगला देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो, एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल्स। हर एक चीज़ जो है सेल की बनी होती है, और सेल क्या होता है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइफ के। ठीक है, हर एक लिविंग थिंग सेल की बनी होती है। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल्स का जो अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी में, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लाइफ का, कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, आगे देखेंगे हम, जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है कॉन्शियसनेस। ठीक, अब जैसे यहाँ देखो, कॉन्शियसनेस का मतलब दो शब्द में देखें तो सेंस एंड रिएक्ट, कि आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करा और उसके हिसाब से रिएक्ट करा। जैसे ठंड बहुत हो रही है तो हमने देखा कि भाई ठंड बहुत हो रही है, तो हमने सेंस कर लिया, फिर हमने जो है ना गर्म कपड़े पहन लिए तो उसको हमने रिएक्ट कर लिया। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब इसकी डेफिनेशन देखें, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। देखो, अपने सराउंडिंग की या फिर जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस करने की क्षमता और उसको जो है रेस्पॉन्ड करना, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट से लेकर के जो सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यूकैरियोट है, वो सब के सब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और उनको रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल आता है फोटो पीरियड। ठीक है, फोटो पीरियड पहले क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन भी लिखी है हमने कि इट मीन्स द लेंथ ऑफ डे लाइट हाउ लॉन्ग इज़ द सन इज़ अप इन अ 24 आवर पीरियड। कि धूप जो है, ये समझ लो आप आसान भाषा में, कि धूप कितनी देर तक है, कि जो डे लाइट है वो कितने समय तक है, 24 घंटे में से कितने समय तक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सूरज जो है वो कितने समय तक अभी मौजूद है, या धूप कितने समय तक आ रही है। ये हो गया फोटो पीरियड। ठीक, सीजनल ब्रीडर्स क्या होता है, विच रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर या फिर स्पेसिफिक सीजन। सीजनल ब्रीडर
हैं मतलब जो साल के किसी एक खास सीज़न में या फिर एक स्पेसिफिक टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, आप समझेंगे ये एग्जांपल देखो। तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फोटो पीरियड होता है ना, ये जो हमने देखा कि कितने समय तक धूप रहेगी, ये सीजनल ब्रीडर्स के अंदर रिप्रोडक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, दोनों प्लांट हैं और एनिमल में। ठीक, ये कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। आगे देखें, ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ डेट इज हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ अवेयर हैं। मतलब जैसे हमें सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें कोई बीमारी हो रही है, तो हम अपने आप से अवेयर हैं, हम सेल्फ अवेयर हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखो कॉन्शियसनेस जो है इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बिल्कुल अच्छी तरीके से एनसीईआरटी ने यहाँ पे डेफिनेशन बताई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवॉल्विंग होते हैं, मतलब इवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना। ठीक, हाँ। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब अपने आप को खुद से रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम, इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर कोई भी बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब जैसे ठंड हो गई तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि अर्थ पर लाइफ की कहानी ये क्या है, बायोलॉजी है। दूसरे इसके बारे में बताया गया है कि बायोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की कहानी बायोलॉजी है। ठीक, अब एक क्विक रिकैप देख लेंगे कि डिफाइनिंग फीचर जो है कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे। ठीक, यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि उसके एक्सेप्शन थे, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करता है लिविंग के साथ। ठीक, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन होता है, जैसे म्यूज स्टेराइल वर्कर बीस इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म क्या बताया था कि जो सम टोटल केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में, वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। चौथा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल किस तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज है, ये भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस अभी हमने पढ़ा, कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेंस एंड रिएक्ट, कि आसपास का जो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग है उसको सेंस करना, उसको रिस्पॉन्ड करना। ठीक, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है लिविंग वर्ल्ड का।